Hi guys, good evening. Let's see if we can. Yeah. Okay, so I'll just quickly check if everything is all right and we can start. Now, today we are going to literally revise the toughest chapter of all time, which is Silk Road. So अगर आपको कुछ भी ऐसा लगता है, अगर आपको इनफैक्ट पूरे इंटायर 11th में कुछ भी ऐसा लगता है कि टफ है, तो फिर एक बार सिल्क रोड देख लेना, तो आपको पता चल जाएगा। तो ये चैप्टर एक्चुअली क्या है कि ये ना इसके अंदर बहुत सारे टफ वर्ड्स हैं और इसके अंदर आपको एंड तक भी ये नहीं पता चल पाता कि यार ये हो क्या रहा है तो ये रीज़न है कि ये चैप्टर थोड़ा सा टफ रहता है एंड बहुत सारे स्कूल्स इसको हटवा भी देते हैं। तो हम ऐसा नहीं करेंगे, हम डेफिनेटली इसको अच्छे से रिवाइज करने वाले हैं, अच्छे से पढ़ने वाले हैं, क्योंकि यस यू आर इन शिप्रा मिश्रा मैम्स क्लास एंड इट्स ऑलवेज ईजी, चाहे कोई भी चैप्टर हो। सो ये चैप्टर है सिल्क रोड, लिखा है निक मिडल्टन ने। और ये वीडियो जो आप देख रहे हैं, ये वीडियो है सुपर रिविजन बैच का पार्ट, जिसके अंदर है आपके कुछ एजुकेटर्स। और उन एजुकेटर्स में है प्रिया जैन मैम जो कि आपको अकाउंट्स पढ़ाएंगी, गिरीश अग्रवाल सर जो कि आपको पढ़ाएंगे बिजनेस स्टडीज, नितिका मैम जो कि इकोनॉमिक्स, एंड शिप्रा मिश्रा मैम जो कि आपको पढ़ाएंगी इंग्लिश। एंड ट्रस्ट मी, these are the best educators that you will learn from. Not boasting, you'll see for yourself. Now, same is the case with class 12. So if you have any friends and if you want to tell them that there are awesome educators who are teaching for free and they're giving quality education, then you can refer this batch. Moving on, you can take my Unacademy Plus subscription. Now, let me just tell you, I have this awesome question bank coming from 1st of December. Awesome, literally awesome is the word, because you will find each and every type of question in there. And trust me, if you go through those questions, no, nobody, literally nobody can stop you from scoring 90, in between 90 to 100. So if you're interested in having summaries, word meanings, expression meaning, paraphrases, question and answers, NCERT exercises, thousands of MCQ questions, and a lot more, then please subscribe to Plus today. Also, if you want, you can also consider Iconic subscription, in which you'll get your own mentor, that is the personal mentor, and you'll get, it will be all set, because they will tell you कितने टाइम आपने पढ़ाई की, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा, शिप्राम की कितनी सारी क्लासेस आपने देखी, एंड अ लॉट मोर। मैं बता देती हूँ, बैचेस स्टार्ट होने वाले 30th ऑफ नवंबर से। तो अगर अभी लेट कर दिया तो बैच का फिर कोई ना कोई क्लास छूट जाएगा और फिर रिकॉर्डिंग देखनी पड़ेगी। तो आज तक अगर कुछ भी नहीं पढ़ा है तो अभी ले लो प्लस, क्योंकि 30th नवंबर दैट इज कल से नए बड़े शानदार बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं। और उन बैचेस में जो आप सीखोगे ना, पूरे साल में नहीं सीखा होगा। और ट्रस्ट मी, 5 सब्जेक्ट, 2 क्लासेस, 3 स्ट्रीम्स, इतना सारा प्रोडक्ट, लाइक इतने सारे नोट्स एंड क्वेश्चन एंड दिस, अगर आप बाहर से खरीदते तो शायद इससे पता नहीं कितना ज़्यादा पे आपको करना पड़ता। और हमारे यहाँ पे हमने इसे इतना अफोर्डेबल बनाया है कि आप प्लस ले सकते हैं सिर्फ इतने में, और उसमें भी आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा HDC लाइव यूज करके। और अगर आप हमारी स्पेशल क्लासेस देखते हैं तो आप अपने क्रेडिट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे भी आपको डिस्काउंट मिलेगा, नो कॉस्ट EMI मिलेगी। तो डेफिनेटली इट्स अमेजिंग। और आप इसको अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं। अगर आप 11th में हैं तो 12th वाला बच्चा देख सकता है, अगर आप ह्यूमैनिटीज में तो कॉमर्स वाला बच्चा देख सकता है, अगर आप कॉमर्स में है तो साइंस वाला बच्चा देख सकता है। तो यू कैन ऑलवेज शेयर, शेयरिंग इज केयरिंग गाइस। So yeah, that's there. But don't forget your favorite educator and her champion's code, which is HTC Live. All right. Moving on, we have Silk Road introduction of the lesson. Trust me, this lesson is going to be as smooth as Silk Road for you, because you are learning here on an academy with your favorite educator, who is Shipra Mishra ma'am. So अभी इसका introduction देख लेते हैं। द स्टोरी इज रिटन बाय निक मिडल्टन। निक मिडल्टन ने स्टोरी लिखी है। ऑथर का नाम याद रखना थोड़ा सा ज़रूरी है। और याद रखना, कुछ कुछ जो चैप्टर्स होते हैं उनमें ऑथर्स और नरेटर्स डिफरेंट होते हैं, तो दोनों का आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से चैप्टर में कौन कौन ऑथर है और कौन कौन नरेटर है। एज ऑफ नाउ इतना जान लो, निक मिडल्टन कौन है। निक मिडल्टन है ऑथर। This chapter is about the narrator's journey from the slopes of Ravu to Mount Kailash to complete the Kora. Now, Kora is a ritual exercise, and trust me, if you follow Buddhism, you'll love it. To bid him farewell, Lamo gave him a long sleeved sheepskin coat. He hired Satan scarf for his journey.
took Daniel along to escort him to Dachin. So basically ये रावू से माउंट कैलाश तक जा रहे हैं. अगर आप प्लस पे होते तो मैं ड्राइंग करके आपको दिखाती और लिटरली मज़ा आता आपको, बट ठीक है, आप समझ रहे हो ना. तो बेसिकली रावू से माउंट कैलाश जा रहे हैं. इस जर्नी में उनको उनके फ्रेंड्स गिफ्ट्स भी देते हैं, कुछ फ्रेंड्स उन्हें छोड़ने भी आते हैं और किसी की कार वो हायर करते हैं क्योंकि वो कोरा करेंगे तो ऑब्वियसली ही डजंट वांट टू टेक हिज कार देयर. सो या, इसकी एक बार समरी देख लेते हैं क्योंकि बहुत सारे ऐसे मेरे बच्चे जो ऑलरेडी यहाँ पे पढ़े हुए हैं तो उनको उनका टाइम मैं बिल्कुल वेस्ट नहीं करना चाहती हूँ. फाइनल एग्जाम सर पे हैं तो फटाफट से पहले इसकी समरी देख लेते हैं ताकि आप यहीं पे वीडियो छोड़ सको. अगर आपको आगे कंटिन्यू करना है तो यू आर मोस्ट वेलकम. The protagonist wanted to go to Mount Kailash to complete the Kora. Now he hired Satan to drive him up to Mount Kailash. Disclaimer: I'm bad with names or nouns. I'm really bad with it. I don't know if I would have gone for IELTS. But I'm really bad with names. So if I'm not pronouncing names correctly, please spare me, please. So he hired Satan to drive him up to Mount Kailash. As the farewell gift, Lamo gave him a long-sleeved sheepskin coat. He took Daniels as his companion to Dachin. When they started the journey, Satan took a shortcut to southwest, which was a direct route to Mount Kailash. They had to cross high mountains passes to reach their destination. Satan assured him that it would be no problem if there would be no snow. They crossed through few gazelles, a herd of wild asses, and shepherds tending the flocks. When they reached the hill, they passed dark tents, which were home for nomads. He saw Tibetan mastiffs standing outside the tent as the guard. These mastiffs ran up to his car as he reached near the tent. These dogs had large jaw. My God. Now let me just tell you. यहाँ पे क्या होता है exactly? So see, if you have ever been to hilly areas, you are going to understand this chapter very well. And if you have never been to any hilly area, you're going to understand it better. So यहाँ पे क्या होता है कि ये अपनी जर्नी को स्टार्ट करते हैं और जर्नी पे अपने साथ में सटैन को लेके जाते हैं जो कि उनके कार को ड्राइव करते हैं. और सटैन पहले ही बोल देते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर स्नो नहीं हुआ तो. अगर तो स्नो हुआ कुछ नहीं हो सकता, हनुमान चालीसा बोल लेना. तो बेसिकली वो उन्हें शॉर्टकट से लेके जाते हैं और जब वो शॉर्टकट से जा रहे होते हैं उन्हें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है. उन्हें देखने को मिलते हैं कुछ गैजल्स मतलब एनिमल्स, बहुत सारे एनिमल्स, व्लॉग्स देखने को मिलते हैं. इसके बाद उन्हें बहुत सारे टेंट्स देखने को मिलते हैं और उन टेंट्स में वो टेंट्स होते हैं नोमाड के और बंजारों के और बहुत सारे ऐसे लोग जिनके परमानेंट होम नहीं है एंड दे जस्ट जहाँ पे भी उन्हें ठीक लगता है वो वहाँ पे टेंट्स बना लेते हैं. Now, उनके टेंट्स की रखवाली के लिए वो लोग टिबेटन मैस्टिफ को रखते हैं. Now, these dogs are horrible. Though I love dogs, but Tibetan Mastiffs are hunting dogs, you guys. अगर उन्हें ऐसा लगता है कि कोई उनके मालिक को उन्हें नुकसान पहुंचा रहा है, उनकी जॉ इतनी बड़ी है कि वो हमें डायरेक्ट अंदर निगल सकते हैं. इतने खतरनाक टिबेटन मैस्टिफ्स होते हैं. एंड यू सी देम, आई जस्ट शो यू द पिक्चर and you'll understand what I'm trying to say. I'll just show you the picture. I'm sorry I didn't put it here. I actually got no time, so I'll just tell you. Yeah, mastiffs. Tibetan Mastiff. I will just show you the picture. And yeah, here it is. I don't know if it's visible for you to know or no. Yeah, it's quite well. So ये रहे मैस्टिफ्स, खतरनाक मैस्टिफ्स है. ओ माय गॉड, इतने बड़े भालू जैसे हैं. ओहो, इतना खतरनाक होता है ये लिटरली. आपको आप देखोगे तो यूल बी लाइक ये भाई ये क्या है, ये शेर है, भालू है, कुत्ता है क्या ये. तो डेफिनेटली वो देखते हैं, वो टेंट्स को ऐसे झुक झुक के देख रहे होते हैं. मैस्टिफ देख लेता है कि अच्छा मेरे टेंट को देख रहे हो, उनकी कार के पीछे भागता है. अगर तो ऑथर 2 व्हीलर पे जा रहे होते, अगर तो वो पैदल जा रहे होते, उनकी कोई खैर नहीं थी. बट वो कार में थे, इस वजह से वो थोड़ा बहुत बच गए. जब तक टिबेटन मैस्टिफ ने ये नहीं इंश्योर कर लिया कि वो उनकी बाउंड्री से बाहर है, तब तक वो भागता गया उनके पीछे.
As soon as they entered the valley, they witnessed snow-capped mountains with river flowing, which were blocked with ice. उन्होंने देखा snow-covered mountains, वाह वाह वाह, और river flow कर रहे थे और उनमें ice जमी हुई थी. How beautiful! And when they were riding through the hill, the turns became sharper and roads became bumpier. Now I'll tell you, I have my personal opinion on this one. So now I just went to a trip like probably 3 years ago, and I went to Jammu Kashmir. Now, Jammu Kashmir is not that dangerous in comparison to the other hilly areas. So I went to Jammu Kashmir, not the entire Kashmir, but a quite good part of it. So we had my brother was driving, and we actually had this road trip. So yeah, it was all fine. Everybody was sleeping. I couldn't sleep. I couldn't sleep. Every time he was taking turn, I was like, guy, bach gaya. Entire night I couldn't sleep. I was just looking at the turns, and the turns were so sharp. I was like, अगर तो आगे से कोई कार मेरे जैसा आदमी चला रहा हो ऊपर, सीधा ऊपर, वैष्णो देवी नहीं, सीधा ऊपर. So definitely hilly areas का ये best part है that you need literally a professional driver. My brother has a good license, and he has a license for Dubai as well. So basically he was very talented. But if that were me, trust me guys, मैं यहाँ होती नहीं. तो एग्जैक्टली वैसा ही है. सिटैन थर्ड गियर में गाड़ी चला रहा है, रोड्स बम्पियर हो गई हैं, शार्प टर्न्स आ रहे हैं, और सिटैन है, मैं चलाऊंगा, भाई चलाएगा. Now, protagonist could feel the pressure in his ears. Definitely protagonist को feel हो रहा था कि ठीक है, he is getting upwards, थोड़ा वो ऊपर जा रहे हैं और चीज़ें थोड़ी सी abnormal हो रही है. उनकी nose ये feel कर पा रही थी, थोड़ा सा जुकाम उन्हें लगने लगा था. रिस्ट वॉच उन्होंने चेक की तो पता चला 5210 meters above the sea level. Okay, 5210 above the sea level. Brilliant. They reached their first hurdle. अब वहां पे उन्होंने देखा तो रोड पूरी स्नो से ढकी हुई थी. नाउ सिटैन ने पहले ही बोल दिया था, बच्चों स्नो होगी, मैं नहीं चला पाऊंगा. अभी जैसे ही स्नो आई, अभी ऑथर को पता चल गया. ऑथर वाज लाइक, भाई ये तो स्नो है, भाई भाई क्या करूं मैं. उसने चालू कर दिया हनुमान चालीसा. ही वाज लाइक, अभी मेरे को हनुमान चालीसा करने का है, नहीं तो मैं ऊपर जाने वाला हूँ. सिटैन ने डेफिनेटली उसके लिए कुछ तरीका उसको सूझा, बिकॉज ऑब्वियसली वो ड्राइवर था और ट्रेन ड्राइवर था, तभी वो इतनी दूर तक भी आ पाया. नहीं तो अभी जैसे मैंने आपको बहरा तो बता ही दिया है. नाउ यू नो कि मेरे साथ आपको कहीं नहीं जाना, बिकॉज आई एम अ बैड ड्राइवर. इसके बाद में उन्होंने क्या किया, स्नो पे थोड़ी सी डर्ट डाल दी और ताकि से वो आराम से उस पर चला सके. अच्छा, सिटैन बड़ी केयरफुली ड्राइव कर रहे थे. थोड़ा सा ड्राइव करते, उतरते, चेक करते, पैट करते और देखते अगर वो नीचे धस रहा है, बिकॉज स्नो के नीचे आपको पता नहीं होता क्या है. हो सकता है कि नीचे खोखला हो और ये आपकी कार गई और नीचे जम गए आप फिर पता नहीं, लोग देखने आएंगे कि यहाँ पे एक सिटैन नाम का, निक मिडल्टन नाम का आदमी था, यहीं पे जम गया विद कार. तो इसीलिए वो चलाता, रुकता, पैट, आगे चलता, रुकता, पैट, बार बार चेक कर रहा था कि भाई कार चल जाएगी क्या, उसके ऊपर कहीं ऐसा तो नहीं है कि पाँव रखूं और धस जाए. तो दैट वाज हिज दैट इज हाउ ही वाज वेरी केयरफुल एंड ही ड्रोव केयरफुली. ना उन्होंने जर्नी को रिज्यूम किया. अब जिस टाइम पे ये सारी चीज़ें हो रही थी, हमारे प्रोटोगोनिस्ट को तो हेडेक हो गया था, बिकॉज प्रोटोगोनिस्ट वाज लाइक, हे राम, ये कोरा से पहले ही ऊपर ना पहुंचा दे. तो डेफिनेटली वो इतना प्रेशर में थे कि उनको हेडेक हो गया और उन्हें लगा कि उन्हें डिहाइड्रेशन हो गया है, जैसे अभी हो गया मेरे को. एंड यस, उसके बाद में उन्होंने काफ़ी अच्छा खासा पानी पिया. एंड दे रीच टू 5515 meters above the sea level. वापस से कार स्टॉप हो गई. अब डेफिनेटली यहाँ पे दिस टाइम द फ्यूल टैंक हिज्ड व्हेन सिटैन unscrewed the top as the petrol was expanding due to low atmospheric pressure. सिटैन told them not to smoke around. बोला कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया है एंड पेट्रोल लीकेज एंड बहुत सारे इश्यूज हो गए थे, और बोला बिल्कुल स्मोक मत करना यहाँ पे, नहीं तो हम फिर ऊपर पहुँच जाएंगे भगवान के पास. प्रेशर की वजह से ऐसा हो रहा था ना. मेरे साइंस वाले बच्चे इसे काफ़ी अच्छे से समझेंगे. Now soon in the afternoon around 2 o'clock they stopped for lunch. अब उन्हें कुछ खाना था. अभी यहाँ तक प्रोटोगोनिस्ट का हेडेक जा चुका था, बिकॉज ही वाज लाइक, चलो भगवान ने बचा लिया, जिंदा तो हूं ना मैं.
बाय लेट आफ्टरनून वो लोग एक स्मॉल टाउन में पहुंचे जिसका नाम था होर. नाउ दे रीच द ईस्ट वेस्ट हाईवे अगेन. वो ईस्ट वेस्ट हाईवे पे फिर आ गए. इट वॉज द ओल्ड रूट फ्रॉम लासा टू कश्मीर. बेला वाला लासा. Bella Wala Lhasa, if you know Bella, you know Lhasa because Bella is Lhasa Apso and she's cute. She's literally cute. Oh my god, my baby. By the way, coming back to Lhasa. सो अभी ये ओल्ड रूट था लासा से कश्मीर तक का. डेनियल गॉट ऑफ द कार एंड took a lift to Lhasa. Their car had a few punctures which worried Satan. He got them fixed and protagonist waited at a local cafe of Hor while having a glass of tea. He found Hor is a miserable place. After a while Satan reached to him and they resumed their journey again. सो बेसिकली वो होर पहुंचे और होर में इट वॉज ऑल फाइन एंड डेनियाल उतर चुके थे. बेटा ये याद रखना पड़ेगा कौन कहाँ उतरा था क्योंकि धीरे धीरे अभी डेनियाल गए हैं, फिर सिटैन चले जाएंगे, फिर एक इंसान की एंट्री होगी और फिर जर्नी स्टार्ट होगी माउंट कैलाश वाली. तो ये अपना पूरा रहेगा. एक और टिप दे देती हूँ, अगर नहीं ले पा रहे हो ना इस चैप्टर को, डाइजेस्ट नहीं हो रहा है ना अगर ये चैप्टर, तो इतना ही कर लेना. एनसीईआरटी में जाने की ज़रूरत नहीं है अगर डाइजेस्ट नहीं हो रहा है. हाँ डेफिनेटली आपके स्कूल वाले हो सकता है ना भी कराए, ये कर लेना, ये भी बहुत है. हाँ अगर आपको लिटरेचर समझ में आता है, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि ये चैप्टर आपको एक एक तरीके से मैं क्लियर करूँ, बट अगर नहीं ना तो इतना बहुत है. मैंने समरी इसी तरीके से डिज़ाइन की है, पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा, डोंट वरी. गेटिंग बैक टू द पॉइंट. तो वो होर पहुंचे. होर पहुंचने के बाद में फाइनली डेनियाल उतर गए थे कार से. अब वहां पे कार में काफ़ी कुछ काफ़ी पंचर्स हो गए थे. तो डेफिनेटली अब कोशिश किया, सिटैन ने बोला पहले मैं पंचर बनवा लेता हूँ. तो वो होर के इकलौता कैफ़े था होर में, वहाँ पे रुके और वहाँ रुक के उन्होंने चाय पी. फिर उन्हें पता चला कि होर तो एक मिजरेबल प्लेस है लिटरली. एंड देन उसके बाद में सारी चीज़ें हो गई और उन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट की. अब क्वेश्चन प्रॉब्लम लाइक यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है ना कि समरी में अब ये नहीं है कि होर मिजरेबल प्लेस क्यों है, इसके लिए एनसीईआरटी करना पड़ता है. इसीलिए मैम एनसीईआरटी कराती है चाहे कितना भी मिजरेबल चैप्टर हो. अब देखो आगे क्या हुआ. एट नाइट अराउंड 10:30 PM, 10:30 पे वो एक गेस्ट हाउस पे रुके डार्चन में. ना डार्चन तक वो पहुंच चुके हैं. प्रोटोगोनिस्ट को थोड़ा सा बीमारी जैसा लगा. ही वाज लाइक सांस नहीं आ रही यार. क्या हो रहा है भाई, मेरे को सांस क्यों नहीं आ रही. नोज एकदम से कंजस्टेड हो गया था, एकदम से एल्टीट्यूड पे आने की वजह से, कोल्ड वेदर में आने की वजह से उनकी एक नाक बंद हो गई थी, नॉस्ट्रिल बंद हो गई थी. एंड उनका चेस्ट बहुत ज़्यादा हैवी हो गया था. उन्हें लग रहा था कि आज अगर तो मैं सोया तो मैं कभी नहीं उठूंगा. ये उन्होंने बोल दिया, बोला आज तो अगर मैं सोया तो मैं कभी नहीं उठूंगा. इसीलिए वो सोए नहीं. नेक्स्ट मॉर्निंग सिटैन को बेचारे को उसको मेडिकल कॉलेज लेके जाना पड़ा. जब वो मेडिकल कॉलेज में गई, ही वाज लाइक ये क्या है भाई. ये क्या है, या कहाँ से इलाज होता है यहाँ पे. ये डॉक्टर ने ना कोट पहन रखा है, ना इसके पास कोई इक्विपमेंट. लाइक व्हाट्स हैपनिंग. फिर उसके बाद में उनको कोई बात नहीं, वहाँ पे 5 डेज का कोर्स दिया गया ब्राउन एनवलप में. और ट्रस्ट मी यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, बट हम जब यहाँ पे एनसीईआरटी में पढ़ेंगे, ऑथर बोलते हैं कि वो ब्राउन एनवलप जो थे उनके अंदर जो दवाई थी, वो दवाई थी शीप डंग जैसी. Ew, literally sheep dung जैसी. And he was like, I had to take it. क्योंकि वो दवाई लेने के बाद मैं एकदम चैन की नींद सोया था. I slept like a baby. And that's why he took it. Otherwise it was sheep dung. Ew. So that happened and he mentioned this, by the way. I'm not exaggerating. He mentioned this. सिटैन लेफ्ट देम देयर आफ्टर अश्योरिंग हिज हेल्थ कंडीशन. नाउ इसके बाद में जैसे ही फाइनली वो सो जाते हैं तो सिटैन सोचते हैं कि चलो अब ठीक है सारी चीज़ें. तो सिटैन नेक्स्ट डे चले जाते हैं. अब सिटैन जा चुके हैं, सारी चीज़ें हो गई. सिटैन चले गए, डेनियल चले गए, बचा कौन, निक मिडल्टन. अब निक मिडल्टन अकेला क्या करेंगे देखते हैं. The protagonist was staying at Dachin. अब उस Dachin में रुके हुए थे. That place had a general store where Chinese cigarette shop and other things were available. By the way, cigarette is injurious to health. And yes, तो वहाँ पे एक जनरल स्टोर था जहाँ पे चाइनीज सिगरेट शॉप्स एंड ये सारे सिगरेट के, सोप के, इन सब के शॉप्स बने हुए थे. लाइक जनरल स्टोर्स थे वहाँ पे. आफ्टरनून में डेफिनेटली वहाँ पे बहुत सारे लोग आए थे एंड वो लोग पूल खेल रहे थे वहाँ पे. विमेन आई थी जो कि अपने नैरो स्ट्रीम के अंदर बाल धोने के लिए आई थी. एंड नरेटर वाज लाइक व्हाट्स हैपनिंग, इतने ठंडे पानी में ये कैसे धो पा रही है अपने बाल. सो वो ऐसे हो गए थे. तो बोला कि यार कैसे हो रहा है ये.
फिर finally, Dachin had one problem. It had no pilgrims. According to the local people, in the peak season of pilgrimage, the place would be filled with travelers. He met a person in Dachin's only cafe. His name was Norbu. Norbu, who was a Tibetan working in Beijing in the Institute of Ethnic Literature of Chinese Academic of Social Science. Wow, too much to handle. So basically वहाँ पे प्रॉब्लम ये थी कि ऑथर को ऐसा लग रहा था कि वो टाइम से पहले आ गए एंड देयर वर नो पीपल एंड वो किस तरीके से ये पूरा अपना रिचुअल पूरा करेंगे. वो बेचारे डार्शिन के ओनली कैफे में बैठे थे. वहाँ पे वो एक इंसान से मिले जिसका नाम था नोरबू. नोरबू टिबेटन थे और वो चाइनीज यूनिवर्सिटी में काम करते थे. He came to Dachin to complete the Kora just like the protagonist. Now again Norbu भी वहाँ पे कोरा करने के लिए आए थे. He was fat and found it difficult to walk. बेचारा बहुत मोटा सा था. वो चल रहे थे धीरे धीरे. उन्होंने बोला यार मेरे से चला नहीं जाता है because I'm fat. So no body shaming. No. He was walking and he himself mentioned that I can't walk because I'm fat. He was cute too. Golu molu. द प्रोटोगोनिस्ट डिसाइडेड टू गो टू पिलग्रिमेज विद हिम. और उन्होंने सोचा कि मैं इसके साथ पिलग्रिमेज जाऊंगा क्योंकि ये इंसान बड़ा ऑनेस्ट है. इसने अपने आप को इस तरीके से एक्सेप्ट कर रखा है. बड़ा ऑनेस्ट इंसान है. इसके साथ में जाऊंगा और इसको बहुत सारी चीज़ें पता भी है. अब उन्होंने याक्स को हायर किया ताकि उनके लगेज को उठा लिया जाए. नोरबू फाइनली सेड इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर हिम व्हाइल ही कोलैप्स अक्रॉस द टेबल एंड लाफ्ड hilariously. His tummy was also too big. सो उसके बाद में उन्होंने याक्स को हायर किया एंड देन ही वाज लाइक यार मेरे से नहीं हो पाएगा. मेरा टमी बहुत बड़ा है. मैं नहीं चढ़ पाऊंगा ऊपर. मैं कोलैप्स कर जाऊंगा. और वो ज़ोर ज़ोर से हंसे और यहीं पे हमारा चैप्टर हो गया कंप्लीट. तो अगर ये चैप्टर आपको यहाँ पे समझ में आ गया है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है. अगर इस चैप्टर को आप इंटरेस्टेड हो पढ़ने में एनसीईआरटी में, जैसे मैंने ये आपके लिए आसान बना दिया, मैं वो भी आसान बना दूंगी. थोड़ी देर और रुको, एनसीईआरटी भी खत्म हो जाएगी. ये रही हमारी सिल्क रोड निक मिडलटन की. और यस ये देखो ये दोनों गए, पर इसमें से मैं ये आइडेंटिफाई नहीं कर पा रही हूँ कि नोरबू कौन सा है. ज़रूर पीछे वाला नोरबू होगा, उसके छोटू सा पेट आ रहा है तो डेफिनेटली वही होगा नोरबू. चलो फिर स्टार्ट कर लेते हैं. थोड़ी सी एक अच्छी सी रीडिंग कर लेते हैं एनसीईआरटी की और देख लेते हैं कि इसमें हमें कुछ एडिशनली भी मिलता है क्या. एक एक स्लाइड रीड करती जाऊंगी, स्लाइड को एक्सप्लेन करती जाऊंगी और इसी तरीके से एनसीईआरटी खत्म. So a flawless half moon floated in the perfect blue sky. On the morning, we said our goodbyes. Extended bank of cloud, like long French loaf, glowed pink as the sun emerged to splash that distant mountain tops, and with a rose-tinted blush. वो एकदम perfectly blue sky. और जैसे ही sun आया, ऐसा लग रहा था जैसे टिंट हो गया एकदम ब्लश के जैसे. एकदम बहुत ही प्यारा सा, बड़ा ही अमेजिंग सा एकदम स्काई हो गया था जब उन्होंने गुड बाय बोला था. गुड बाय. नाउ दैट वी वर लीविंग रावू, वो रावू छोड़ के जा रहे थे. लामू सेड शी वांटेड टू गिव मी अ फेयरवेल प्रेजेंट. वो उन्हें फेयरवेल प्रेजेंट देना चाहती थी. वन इवनिंग आई टोल्ड हर थ्रू डैनियल दैट आई वाज हेडिंग टुवर्ड्स माउंट कैलाश टू कंप्लीट द कोरा. ना उन्होंने बताया था कि वो कोरा करने के लिए माउंट कैलाश जाएंगे एंड डेफिनेटली वहाँ पे इसीलिए लामू को लगा कि उन्हें थोड़े वार्मर क्लोथ्स चाहिए होंगे एंड दैट इज़ द रीज़न उन्होंने बोला कि मैं आपको कुछ देना चाहती हूँ. After ducking back into her tent, she emerged carrying one of the long sleeved sheepskin coats that all the men wore. वो एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा एकदम बड़ा सा sheepskin coat लेके आई जिससे बिल्कुल ठंड नहीं लगेगी. I need one right now because I am literally cold right here. I don't know. I feel cold. Like I feel more cold. I don't know. अब गर्मियों में मेरे को ज़्यादा गर्मी लगती है, ठंड में मेरे को ज़्यादा ठंड लगती है. पता नहीं क्या हूँ मैं सच में राजस्थान हूँ. सेमी एरिड. बैड. मूविंग ऑन. Sitan sized me up as we clambered into his car. Oh yes, he declared. डरोक बासर्ड बोला कि चलो भाई सिटान आ गए. अब सिटान ने उनकी कार को चलाने का फैसला किया था. फाइनली सारी चीज़ें उन्होंने एडजस्ट कर ली एंड देन ही वाज लाइक चलो सर चलते हैं अभी. We took a shortcut to get off the Sitang. Sitan knew a route that would take us southwest, almost directly towards Mount Kailash. It involved crossing several fairly high mountain passes, he said, but no problem, sir, he assured us. If there is no snow, what was the likelihood of that, I asked.
Not knowing, sir, until we get there. आप एक ड्राइवर करते हो, आपका ड्राइवर बोलता है कोई दिक्कत नहीं है, मैं एकदम अच्छी ड्राइविंग करूंगा, बस स्नो नहीं होनी चाहिए। तो आप उससे ये पूछोगे भाई इससे तुम्हारा क्या मतलब है, हम हिली एरिया में जा रहे हैं तो स्नो तो होगी होगी। बट सिटैन ने ये चीज़ क्लियरली बोल दी थी, एंड डेफिनेटली निक मिडल्टन को पता था कि एक दिन ऐसा आएगा जब उन्हें हनुमान चालीसा पढ़नी पड़ेगी। From the gently rolling hills of Ravu, the shortcut took us across vast open plains with nothing in them except a few gazelle that would look up from nibbling the arid pastures frown before bounding away into the void. Further on, where the plains became more stony than grassy, a great herd of wild ass came into view. Satan told us we were approaching them long before they appeared. Young, he said, pointing towards a far off pall of dust. Now, एकदम से सामने डस्ट आ गया था, ऐसे धुआं सा हो गया था डस्ट का, नहीं सर यहाँ ओहो। When he drew near, I could see the herd galloping and masses, wheeling and turning in tight formation as they were practicing maneuvers on some predetermined course. Plumes of dust billowed into the crisp, clean air. शॉर्टकट लिया, शॉर्टकट लेके वो गए, उन्होंने बता दिया स्नो प्रॉब्लम होगी। इसके बाद में वो जैसे जैसे रावू से निकल रहे थे, वहाँ के प्लेन्स छोड़ते जा रहे थे। वो एक ऐसी जगह पे जा रहे थे जहाँ पे थोड़े स्टोनी प्लेन्स थे, बड़े अच्छे अच्छे एनिमल्स से वो मिले, उन्होंने गैजल्स देखे, एसेस देखे, फ्लॉक्स देखे। इट वॉज ऑल अमेजिंग। और एकदम से इतना बड़ा, इतने सारे जानवर उनके सामने आ गए, एंड दे वर लाइक कि वो एकदम ऐसे होते हैं ना, जानवर चल रहे होते हैं वो एकदम से, तो सारे वो धुआं बनाते चलते हैं डस्ट का ना, तो वो पूरा डस्ट हो रहा था। एंड फाइनली जब वो पास में गए तो दे कुड सी द फ्लॉक रियली क्लियरली। As hills started to push up once more from the rocky wilderness, we passed solitary Darug Bars, tending their flocks. Now, Darug Bars is a cultural term. So, Darug Bars are people who move with the flocks, you know. ऐसे होता है ना, जो ऊपर ऐसे बांधा बांधा हुआ होता है उन्होंने, और फ्लॉक के साथ में घूम रहे होते छड़ी लेके। इधर से भी इतनी सी भी भेड़ बकरी इधर उधर हो जाती है, इधर लाइक वो मारते हैं इधर आओ ऐसे, वो उनको वो मिले। Sometimes men, sometimes women. Well, these well-wrapped figures would pause and stare at our car, occasionally waving as we passed. कभी men मिलते, कभी women मिलती, वो लोग उनकी कार को देखते और वेव करते, हाय बाय ऐसे, क्योंकि उनके लिए कोई नया आया था वहाँ पे, तो they were very happy. When the track took us close to their animals, the sheep would take an evasive action, veering away from the speeding vehicles. Obviously, उनकी व्हीकल के पास में जैसे ही शीप आती, शीप भाग के चली जाती, क्योंकि उन्हें लगता कि वो व्हीकल आ रहा है तो इधर उधर चले जाते। It was all amazing. We passed nomads' dark tents, pitched in the splendid isolation, usually with a huge black dog, a Tibetan Mastiff. I showed you Mastiff, and I'm sure you don't want to see it again. So I actually Bella is also Tibetan, you know, and she's a Lhasa. And I don't know, she is not like a mastiff, but she feels like a mastiff. उसको ऐसा लगता है कि दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग डॉग वही है और वो किसी को भी हैंडल कर सकती है, ऐसी बड़ी स्ट्रॉन्ग है वो, ऐसा उसको लगता है। These beasts would cock their great being heads when they became aware of our approach and fix us in their sights. As we continued to draw closer, they would explode into action, speeding directly towards us like a bullet from a gun, nearly as fast. अब मैस्टिव्स ने देख लिया था, मैस्टिव्स आर एक्चुअली हंटिंग डॉग्स, यू नो, एंड उन्होंने देख लिया था कि दे वर लुकिंग इन देयर टेंट्स, एंड ऑब्वियसली नोबडी वुड लाइक ट्रेसपासिंग। सो मैस्टिव्स उनके पीछे ऐसे आए जैसे कि एक गन में से बुलेट निकली हो, एकदम भागते हुए आ रही थी, बाग करते करते भागे भागे भागे, जब तक वो उनकी नज़रों से सामने से हट नहीं गए ना, तब तक मैस्टिव्स भाग रहे थे। मतलब अगर तो यहाँ पे ऑथर टू व्हीलर पे होते और अगर तो वो वॉक कर रहे होते तो उनके उनके लेग्स बचे नहीं होते। अब यहाँ पे ऑथर उन्हें कैसे पता है कैसे पॉइंट आउट करते हैं, बोलते हैं दीज शैगी मॉन्स्टर्स ब्लैकर देन द डार्केस्ट नाइट यूजुअली वोर ब्राइट रेड कॉलर्स एंड बार्क फ्यूरियसली विद मैसिव जॉज। बोला अरे ये तो मॉन्स्टर्स हैं, एंड दे वर वेयरिंग रेड कलर का कॉलर पहने हुए थे, एंड दे वर बार्किंग विद देयर मैसिव जॉज, इतने बड़े बड़े जॉज उनके।
They were completely fearless of our vehicles, shooting straight into our path, causing Satan to brake and steer. The dog would make chase for 100 meters or so before easing off. Having seen us off the property, it wasn't difficult to understand why ferocious Tibetan Mastiffs became popular in China's imperial courts as hunting dogs brought along the Silk Road in ancient times as tribute from Tibet. सो बेसिकली उन्होंने बोला कि इतना तेज भाग रहे थे कि हम लोगों को और उसके अकॉर्डिंग ड्राइव करना पड़ा। 100 मीटर्स तक उन्होंने हमें चेज किया। जब तक उनकी नज़रों से हम चले नहीं गए तब तक वो उसको हमें चेज करते रहे। एंड लेटर ऑन द ऑथर वाज लाइक, अब मेरे को समझ में आया कि चाइनीज इनको एज अ हंटिंग डॉग क्यों रखते हैं। गॉड, अगर किसी ने इन्हें ऐसे देखा, बॉस ये छोड़ेंगे नहीं। सेम इज द केस विद पिटबुल, Now I can tell you, I have good experience with pit bull. So pit bulls are dangerous, literally dangerous. And we were planning to have a pit bull, and we have, like, my bhaiya has pit bull, and trust me, that's one dog that you never want to see. So apart from us family members, if he sees anybody, he's like, you're gone, man, you're gone. So everybody who visits us, we have to literally keep him inside, all tangled up, so that he can just bark there and not actually eat the person up. So pitbull is the same thing. By now we could see snow-capped mountains gathering on the horizon. Now अब सारी चीजें sorted है, अब उन्हें mountains दिख रहे हैं, snow-capped mountains, बड़े beautiful snowy mountains. We entered a valley where the river was wide and mostly clogged with ice. अब वो एक ऐसी वैली में जाते हैं जहाँ पे रिवर एकदम लंबी चौड़ी सी होती है और पूरी तरीके से आइस से क्लॉग्ड होती है. The trail hugged its bank, twisting with the meanders as we gradually gained height and the valley sides closed in. The turns became sharper, the ride bumpier. Citan now in the third gear as we continued to climb. Now, every time you would read this, you will remember my journey. So the track moved away from icy river, laboring through steeper slopes, and that spotted big rocks, dabbed and patches of bright orange lichen. Beneath the rocks, hunks of snow clung on in the near permanent shade. I felt the pressure building up in my ears, held my nose, snorted, and cleared them. We struggled round another tight bend, and Sitan stopped. He had opened his door and jumped off out his seat before I realized what was going on. Snow. And then said Daniel as he too exited the vehicle, letting in breath of cold air as he did so. सिटान ने पहले बोल दिया था स्नो. गाड़ी रुकती है, गाड़ी रुक के सिटान बाहर जाते हैं एंड ही सीज, और अभी पता नहीं है निक मिडल्टन को क्या हो रहा है, और डैनियल आके बोलता है स्नो है भाई, स्नो है, हनुमान चालीसा पढ़ना चालू कर दे. सिटान से नहीं हो पाएगा. सो बेसिकली यहाँ पे ये जैसे ही निकलते हैं इन्हें बहुत सारी अच्छी चीज़ें वहाँ पे देखने को मिलती है. माउंटेन्स, रिवर्स एंड एवरीथिंग वाज फाइन. शार्प टर्न्स होने लग जाते हैं. थर्ड गियर में गाड़ी चल रही होती है. डेफिनेटली बम्पी रोड हो जाती है. बहुत ज़्यादा स्नो उन्हें देखने को मिलती है. वो प्रेशर उन्हें नाक में फील होने लगता है एज ही इज़ गोइंग. उन्हें नाक में वो प्रेशर फील हो रहा होता है एंड ही फील्स दैट इज़ कोल्ड. एंड लेटर ऑन जैसे ही सिटान गाड़ी रोकते हैं, इज़ लाइक, ओह माय गॉड, नाउ स्नो भी आ गई है तो अब ये और प्रॉब्लम है, पता नहीं जिंदा जाऊंगा या नहीं. A swathe of white stuff lay across the track in front of us, stretching for maybe 15 meters before it petered out and dirt trail reappeared. The snow continued on either side of us, smoothing the abrupt bank on the upslope side. The bank too was too steep for our vehicle to scale, so there was no way around the snow patch. I joined Daniel as Sitan stepped on the encrusted snow, and began to slither and slide forward, stamping his foot from time to time, ascertain how sturdy it was. And I looked at the wristwatch. We were on 5,210 meters above the sea level. The snow didn't look too deep to me, but the danger wasn't its depth, Daniel, so much as its icy top layer. If we slip off, the cart could turn over, he suggested as we saw Sitan grab handful of dirt
and fling them across the frozen surface. We both pitched in, and when the snow was spread with soil, Daniel and I stayed out of the vehicle to lighten Sitan's load. He backed up and drove towards the dirty snow, eased the car onto the icy surface, slowly drove its length without apparent difficulty. Then, 10 minutes later, we stopped at another blockage. Not good, sir, Sitan announced as he jumped out again to survey the scene. This time, he decided to try and drive around the snow. सो बेसिकली जैसे ही वो सामने देखते हैं, पहली ब्लॉकेज उनकी आ जाती है, और पहली ब्लॉकेज ये होती है कि सब जगह स्नो है. नाउ प्रॉब्लम ये है कि बैंक बहुत ज़्यादा स्टीप है, स्नोई है. डैनियल और उन्होंने देखा, फाइनली उन्हें पता चला कि वो 5210 मीटर्स अबव द सी लेवल है. स्नो डीप नहीं थी और स्नो की डेप्थ प्रॉब्लम नहीं थी, स्नो का स्लिपरी सरफेस प्रॉब्लम था. अगर तो गाड़ी उस पर स्लिप होती तो वो टर्न ओवर हो सकती थी. सो बेसिकली उन्होंने डिसाइड किया कि ही नीड्स टू डू समथिंग, एंड दैट्स व्हाई ही had this handful of dirt or soil kind of, or a mud kind of a thing, and then he filled them like बहुत अच्छी तरीके से उसने उसको spread कर दिया. And then he thought of actually driving on the mud or the dirt or the soil so that it becomes little less slippery according to him. And then yeah, he was just checking while he was driving if it was sturdy enough to drive. एंड देन फाइनली कैसे जैसे वो वहाँ से निकलते हैं, अगेन वो बाहर उतरते और रुकते और बोलते हैं नॉट गुड सर, अभी और भी प्रॉब्लम है, नहीं चल पाऊंगा. एंड देन ही डिसाइड्स कि वो राउंड द स्नो चल के, एंड देन ही इज गोइंग टू क्रॉस दिस स्नोई पाथ. The slope was steep and studded with major rocks. Now slope खड़ा था, मतलब उसका ऐसा नहीं था कि वो बेंट होगा तो आराम से आप चढ़ सकते हो, चढ़ाई कर सकते हो. वो थोड़ा सा स्टीप था जिसकी वजह से थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था. ऊपर से मेजर रॉक्स भी वहाँ पे थे. कैसे जैसे सिटान नेगोशिएटेड देम इज 4-wheel ड्राइव व्हीकल, लर्चिंग वन ऑब्स्टिकल्स टू द नेक्स्ट. नाउ फाइनली उन्होंने बड़े ही शार्प बेंड्स देखे, टर्न्स देखे, एंड he somehow just passed over all these difficulties. उन्होंने अपनी वॉच को चेक किया और पता चला वो 5400 मीटर्स अबव है अभी. एंड देन ही वाज लाइक, उनको ऐसा लगा था कि उनको लिटरली सर दर्द होने लगा था और उन्हें लग रहा था he is dehydrated. He thought of gulping a lot of water, so he took some gulps of the water bottle जो कि उन्हें required थी because उनका सर फट रहा था अभी. फाइनली वो 5515 मीटर्स पे पहुंचे एंड उन्होंने देखा कि बहुत सारे रॉक्स वहाँ पे पड़े हैं, एंड देर आर वाइट सिल्क स्कार्व्स एंड रैग प्रेयर फ्लैग्स, a lot of good vibes coming, and Tibet and कैलाश वाइब. सो इट वाज ऑल दैट. सो उन्होंने वहाँ पे वो देखा एंड उन्होंने टायर्स को चेक किया, उन्होंने पेट्रोल टैंक को देखा जो कि डेफिनेटली अनस्क्रूड था टॉप पे, एंड बहुत ही लाउड हिज कर रहा था. लोअर एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से फ्यूल एक्सपैंड होने लग गया था, और इसीलिए उन्होंने बोला कि इट कैन बी डेंजरस टू स्मोक इन हियर, सो डोंट स्मोक एनीवेयर नियर द व्हीकल. हेडेक डेफिनेटली धीरे धीरे उनका क्लीन होने लगा क्योंकि पाथ क्लीन होने लग गया था, तो इट वॉज ऑल फाइन फॉर हिम. इट वॉज 2 o'clock बाई द टाइम वी स्टॉप फॉर लंच. वो लंच के लिए रुके. वी एट हॉट नूडल्स इन साइड अ लॉन्ग कैनवस टेंट, part of the work camp erected besides a dry salt lake. The plateau is pockmarked with salt flats and brackish lakes, vestiges of the ocean, which bordered Tibet before the great continental collision that lifted it skyward. This one was a hive of activity, men with pickaxes and shovels and trotting back and forth in their long sheepskin coats and salt encrusted boots. All wore sunglasses against the glare as the steady stream of blue trucks emerged from the blindingly white lake laden with piles of salt. By late afternoon, we had reached the small town of Hor, back on the main east-west highway that followed the old trade route to Lhasa. Lhasa se Kashmir. Daniel, who was returning to Lhasa, found a ride in a truck, so Sultan and I bade him farewell outside the tire repair shop. Um,
We had suffered two punctures in quick succession on the drive down the Salt Lake. Satan was eager to have them fixed since they left him with no spares. Besides, the second tire change had been replaced by the one that was as smooth as my bald head. So basically it was like अभी यहाँ पे सारी चीज़ें बड़ी अच्छी हो रही है, देखना अभी है ना। सब कुछ सही है, 2 बजे उन्होंने नूडल्स खाए, सारी चीज़ें सही चल रही है, काफ़ी अच्छा एरिया आ गया है और इट वाज ऑल गुड, एकदम सॉल्टी, एकदम वो वहाँ पे पूरा एक लेक वगैरह है। लोग वहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, अपने औजार लेके वो चल रहे हैं, शॉवर्स और एक्सेस लेके ना। सब लोगों ने सनग्लासेस पहन रखे हैं क्योंकि उस पर जैसे ही चमक आती है वो आंखों में जाती है। इसके बाद में अभी आफ्टरनून वो एक छोटे टाउन पे पहुंचे जिसका नाम था होर। अब ये होर एक्चुअली होर से एक हाईवे आता है जो लासा टू कश्मीर जाता है, तो उसको एक ट्रक मिल गई थी जिस ट्रक में वो बैठ गया ताकि से वो लासा जा सके। अब वो टायर शॉप पे डैनियल ने बाय कह दिया था। टायर शॉप पे वो इसलिए रुके थे क्योंकि 2 पंचर्स हो गए थे, स्टेफनी बचे नहीं थे, और एक टायर जो उनके पास बचा था वो ऐसा था जैसे कोई साफ इंसान हो यहाँ से ना, अगर कोई गंजा इंसान हो ना, एकदम स्मूथ, एकदम टायर इतना स्मूथ था। सो यू नो वी कांट ड्राइव विथ स्मूथ टायर्स, यू नो, आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। होर वॉज अ ग्रीम मिजरेबल प्लेस। बोला होर बहुत ही मिजरेबल था। देर वॉज नो वेजिटेशन whatsoever, जस्ट डस्ट एंड रॉक। बोला कोई वेजिटेशन नहीं था, केवल डस्ट और रॉक, लिटरली scattered with years of accumulated refuse, which was unfortunate given that the town sat on the shore of the lake Mansarovar, Tibet's most venerated stretch of water। होर मानसरोवर लेक के पास में था, लोग डेफिनेटली उसके बारे में बात करते थे, बट होर में कोई वेजिटेशन नहीं था, एंड दैट इज द रीजन वाई होर मिजरेबल प्लेस थी अकॉर्डिंग टू द ऑथर। Ancient Hindu and Buddhist cosmology pinpoints Mansarovar as the source of 4 great Indian rivers। अभी अगर अपन बात करें तो मानसरोवर हमारे लिए काफ़ी होली भी है क्योंकि 4 ग्रेट रिवर्स का एक मिक्सचर है ये। और वो ग्रेट रिवर्स हम लोग जिन्हें मानते हैं वो है इंडस, गंगा, सतलज एंड ब्रह्मपुत्रा। Actually, only the Satluj flows from the lake, but the headwaters of the other only rise nearby on the flanks of Mount Kailash। बोला बट अगर एक्चुअली आप देखोगे तो केवल सतलज है जो बेसिकली मानसरोवर में होती है, बाकी सब तो कैलाश इसको ज्वाइन करते हैं दैट वे। So we were within striking distance of the great mountain and I was eager to forge ahead, but I had to wait. Satan told me to go and drink some tea in Horse Only Cafe, which like all other buildings in town was constructed from badly painted concrete and had 3 broken windows। फाइनली उन्होंने बोला कि ठीक है, अभी सिटान ने उन्हें सजेस्ट किया कि ठीक है यू प्लीज़ गो एंड हैव सम टी। तो वो होर के इकलौता जो उनका कैफ़े था वहाँ पे गए, वहाँ पे वो चाय पीने के लिए गए थे। एकदम बुरी तरीके से वो कंक्रीट से बना हुआ था, साथ ही साथ में अगर आप देखो तो उसके अंदर थोड़ा इशू ये भी था कि वहाँ पे इनफैक्ट विंडोज भी टूटी हुई थी एंड इट वाज द ओनली कैफे, सो ही कुडंट हैव he couldn't have chosen something different from that। So basically that happened। Now the good view of the lake through one of them helped to compensate for the drought। बोला definitely it was not good, but एक एक विंडो से अच्छा खासा व्यू आ रहा था मानसरोवर लेक का, and that's why it also compensated। तो he was like कि चलो ठीक है, व्यू अच्छा आ रहा है ना। I was served with Chinese youth in by a Chinese youth in military uniform who spread the grease around my table with a filthy rag before bringing me a glass and thermos of tea। बोला मेरे को एक चाइनीज यूथ मिलिट्री यूनिफॉर्म ने चाय दिया था, उसने कपड़ा लिया और कपड़े से उस टेबल को पोंछा नहीं और गंदा कर दिया, और फिर उसने मुझे चाय दिया, थर्मस दिया। Then half an hour later, Sitan relieved me and my solitary confinement, and we drove past a lot more rocks and rubbish way westwards out of the town towards Mount Kailash। And finally, Sitan वहाँ पे आए और वो Mount Kailash के towards चल गए। My experience in Hor came as a stark contrast to accounts I'd read of earlier travelers' first encounters with Lake Mansarovar। Ekai Kawaguchi, a Japanese monk who had arrived there in 1900s and was also was so moved by the sanctity of the lake that he burst into tears. A couple of years later, the hallowed water had a similar effect on Sivan Hedin, a Swede who wasn't prone to sentimental outbursts। सो बेसिकली उन्होंने बोला यार मेरे को होर थोड़ा सा कॉन्ट्रास्टिंग लगा,
उन लोगों के व्यू से जो कि बताते हैं कि होर एक बहुत ही अच्छी जगह है। चाहे वो कावागुची हो, चाहे वो हेडिन हो, दोनों का ही एक्सपीरियंस होर में इतना खतरनाक था कि वो लेक को देख के रो दिए, इतना ब्यूटीफुल उन्हें वो लगा। बट उन्होंने बोला यार मेरे को ऐसा कुछ क्यों नहीं लगा। सो दैट वाज देयर, तो ही वाज लाइक यार थोड़ा परेशानी वाली बात थी ये। बट ठीक है, ही वाज लीविंग होर एनीवे, सो ही वाज लाइक चलो इट्स फाइन फॉर मी। It was dark by the time we finally left again, and after 10:30 p.m., we drew up outside a guest house in Dachin for what turned out to be another trouble night. Now finally वो डाचिन पहुंच गए थे जहां पे वापस से एक बहुत ही खतरनाक रात उनका इंतजार कर रही थी। Kicking around the open air rubbish dump that passed for the town of Hor had set off my cold once more. Though, if truth be told, it had never quite disappeared with my herbal tea, one of my nostrils was blocked again. As I lay down to sleep, I wasn't convinced that the other would provide me sufficient oxygen. My watch told me that I was 4,760 meters. It wasn't much higher than Rahu, and that I'd been gasping oxygen several times every night. I had grown accustomed to these nocturnal disturbances by now, but they still scare me. Tired and hungry, I started breathing through my mouth. After a while, I stitched to single nostril power, which seemed to be admitting enough oxygen. But just as I was drifting off, I woke up abruptly. Something was wrong. अब दार्जिलिंग में पहुंच के एक बहुत ही बुरी चीज़ होती है, उनका कोल्ड वापस आ जाता है। डेफिनेटली उनकी हर्बल टी से कोल्ड कभी गया नहीं था, बट अभी वापस आ जाता है। उनकी एक नॉस्ट्रिल जो थी वो ब्लॉक हो जाती है, एंड वो जब सोते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें इनफ सांस नहीं मिलेगी, बिकॉज ही वॉज 40 इट वॉज आई एम सॉरी ही वॉज 4,716 मीटर्स, एंड दैट्स वाई ही वॉज लाइक कि यार मुझे इनफ ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। डेफिनेटली ही वॉज हैबिचुअल टू ऑल ऑफ दिस, बट दिस वॉज नॉट द नाइट, बिकॉज वो बहुत हंग्री थे एंड बहुत थके हुए थे, एंड दैट्स वाई डिसाइडेड टू ब्रीथ फ्रॉम हिज माउथ। बट कुछ नहीं हुआ, माउथ से ब्रीथ करके भी एक बहुत ही अजीब चीज़ हुई और वो उठ गए। माई चेस्ट फेल्ट स्ट्रेंजली हैवी, एकदम से उनका चेस्ट इतना ज़्यादा हैवी हो गया, उन्हें ऐसा लगा कि यार मेरे को हार्ट अटैक आ रहा है क्या। वो बैठे, a movement that cleared my nasal passages almost instantly and relieved the feeling in my chest. जैसे ही वो बैठे, it was all gone. Curious, I thought. I lay back down and tried again. Same result. I was on point of disappearing into the land of Nod when something told me not to. It must have been those emergency electrical impulses again. But this was not the same as on previous occasions. This time I wasn't gasping for breath. I was simply not allowed to go to sleep. बोला ऐसा बहुत बार मेरे साथ हुआ है, बट आज तो कुछ अजीब ही हो गया था। मैं सो ही नहीं पा रहा था। मैं बैठता हूँ, मुझे सांस आती है, चेस्ट थोड़ा सा लाइट होता है, मैं सोता हूँ, सांस नहीं आती, चेस्ट हैवी हो जाता है। जितनी बार सोने का ट्राई करते हैं, चेस्ट हैवी हो जाता है। तो इज लाइक देयर वाज समथिंग जो कि मुझे सोने ही नहीं दे रही थी। सिटिंग अप वंस मोर इमीडिएटली मेड मी फील बेटर। जैसे ही वो वापस से बैठे, वो और बेटर फील करने लग गए। आई कुड ब्रीथ फ्रीली, माई चेस्ट फेल्ट फाइन, बट एज सुन एज आई ले डाउन माई साइनसेस फिल्ड एंड माई चेस्ट वॉज ऑड। फिर से वही, सोए तो वापस वही, बैठे तो वापस सही हो जाते थे। आई ट्राइड प्रॉपिंग माई सेल्फ अपराइट अगेंस्ट द वॉल। वो वॉल पे ऐसे करके भी सोने की कोशिश कर रहे थे, बट कितनी देर सोएगा आदमी ऐसे। आप वॉल के सहारे कितनी देर सो सकते थे। He understood that he cannot sleep. A little voice inside me was saying that if I did, might never wake up again. बोला अगर मैं सोया, हो सकता है कि मैं कभी ना उठूं। इतना भयंकर उनको डर लग रहा था, इतना भयंकर उनकी तबीयत खराब हुई थी, एंड दैट्स वाई पूरी रात वो जगे रहे। इतनी बुरी तबीयत खराब होने के बाद में ऑब्वियसली उन्हें ले जाया गया। सिटैन उन्हें लेके गए डाचिन के किसी मेडिकल कॉलेज में। द मेडिकल कॉलेज एट डाचिन वॉज न्यू एंड लुक लाइक अ मॉनेस्ट्री। बोला कि डाचिन का मेडिकल कॉलेज एक मॉनेस्ट्री जैसा लग रहा था आउटसाइड से। लार्ज कोर्टयार्ड था, एंड उन्होंने देखा कि कंसल्टिंग रूम था जहाँ पे एक टिबेटन डॉक्टर था, जिसके पास में लिटरली पैराफिरनेलिया नहीं था, मतलब उसके पास में कोई इक्विपमेंट्स ही नहीं थे। बोला कोई वाइट कोट नहीं, लग ही नहीं रहा था वो डॉक्टर है, बस एक थिक पुलोवर और एक वूली हैट। फिर उसके बाद में उन्होंने उनको एक्सप्लेन किया सारी चीज़ें, तो उन्होंने कुछ क्वेश्चंस उनसे पूछे, एंड डेफिनेटली उन्होंने उनकी रिस्ट चेक किया। इट्स कोल्ड, ही सेड फाइनली थ्रू सिटैन। डेफिनेटली उन्होंने बोला कोल्ड है। सिटैन उनकी लैंग्वेज समझते थे, ऑब्वियसली ऑथर के तो सब कुछ ऊपर से जा रहा था।
अ कोल्ड दैट एंड द इफेक्ट्स ऑफ द एल्टीट्यूड, बोला हाइट और कोल्ड के इफेक्ट्स हैं और कुछ भी नहीं है। बोला मैं इसके लिए दवाई दे देता हूँ। आई आस्क्ड हिम इफ ही थॉट आईड रिकवर इनफ टू बी एबल टू डू कोरा, बोला कि यार मेरे को बता दो मैं कोरा तो कर पाऊंगा क्या। ओ यस ही सेड यू विल बी फाइन, बोला हाँ आराम से कर पाओगे कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में वो मेडिकल कॉलेज से निकले, उनके हाथ में एक ब्राउन कलर का एनवलप था और उसके अंदर काफ़ी कुछ दवाइयाँ उन्होंने बांध के दी थी। उनका 5 डे का कोर्स था टिबेटन मेडिसिन का और उन्होंने एकदम से स्टार्ट कर दिया। उन्होंने आफ्टर ब्रेकफास्ट पैकेज खोला, उन्हें कुछ ब्राउन पाउडर लगा, एकदम सिनेमन जैसा उसका टेस्ट था। फिर उसके बाद में उन्होंने बेड टाइम और लंच टाइम के कंटेंट्स खोले। बोथ कंटेन्ड स्मॉल स्पेरिकल ब्राउन पैलेट्स। नाउ दोनों में छोटे छोटे ब्राउन और स्पेरिकल पैलेट्स थे। It looked suspiciously like sheep dung. sheep dung जैसे वो दिख रहे थे। मैंने एकदम बिगनिंग में बोला था कि मैं एग्जैजरेट नहीं कर रही हूँ, लिखा हुआ है। बट ऑफ कोर्स आई टुक दैम शीप डंग जैसे ईव, बट फिर भी उन्होंने ले लिया एंड उनको सही होना था इस वजह से। एंड दैट नाइट आफ्टर माई फर्स्ट फुल डे कोर्स आई स्लेप्ट वेरी साउंडली एंड ही स्लेप्ट लाइक अ बेबी, छोटे बच्चे के जैसे वो मस्त एकदम सो गए बिना चिंता के। Once he saw that I was going to leave, I am going to live, Sitan left me to return to Lhasa. अब definitely Sitan को जैसे ही पता चला कि वो जिंदा रहने वाले हैं तो वो चले गए लासा की तरफ. As a Buddhist, he told me he knew that it didn't really matter if I passed away, but he thought it would be bad for business. Dachin didn't look so horrible after a good night's sleep. अब फाइनली उन्होंने देखा तो डाचिन काफ़ी ज़्यादा बेटर था। बोला कल मैं सोया हुआ नहीं था इस वजह से मुझे अजीब लग रहा था ना, अभी इट सीम्स फाइन. It was still dusty, partially derelict, and punctuated by heaps of rubble and refuse, but the sun shone brilliantly in the clear blue sky, and the outlook across the plain to the south gave me a vision of Himalayas. Commanded by a huge snow capped mountain, Gurla Mandata was just a wisp of cloud suspended over its summit. ना उन्होंने देखा इट वॉज ऑल अमेजिंग एंड ब्यूटिफुल, काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ें वहाँ पे थी, विजन ऑफ हिमालयाज वहाँ पे था, इट वॉज ऑल दैट ही रिक्वायर्ड टू काम हिमसेल्फ डाउन, राइट. द टाउन हैड अ कपल ऑफ रुडिमेंट्री जनरल स्टोर्स, वहाँ पे छोटी मोटी जनरल स्टोर्स भी थी जिनके अंदर चाइनीज सिगरेट्स, कुछ सोप या बाकी बेसिक प्रोविजंस भी थे. वहाँ पे प्रेयर फ्लैग्स भी बहुत सारे थे और उनके साथ में उनके जस्ट सामने कुछ लोग एक अजीब सी टेबल पे पूल खेल रहे थे और कुछ विमेन अपने बाल धो रही थी. तो इट वॉज ऑल वेरी अजीब सा उनके लिए, बट ठीक है. Dachin felt relaxed and unhurried, but for me it came with a significant drawback. Dachin काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, काफ़ी रिलैक्सिंग था, अनहरिड था, ऐसा नहीं था कि कोई चीज़ की जल्दीबाजी थी वहाँ पे, बट उनके लिए डेफिनेटली एक अच्छा ड्रॉबैक लेके आया था और वो ड्रॉबैक ये था कि वहाँ पे कोई पिलग्रिम्स नहीं थे. नाउ वो जिस पर्पज़ के लिए आए थे वो पर्पज़ ही वहाँ पे सॉल्व नहीं हो रहा था एंड दैट वाज द प्रॉब्लम. I'd been told that the height of the pilgrimage season, the town was bustling with visitors. Many brought their own accommodation, enlarging the settlement round its edges as they set up their tents, which spilled down to the plain. I timed my arrival for the beginning of the season, but it seemed I was too early. अब लोगों ने जिस हिसाब से उन्हें सारी चीज़ें बताई थी कि यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं, अपने अपने टेंट्स वो लेके आते हैं, उस हिसाब से वो आ गए थे टाइमिंग देख के हुए, बट ऐसा हुआ नहीं. उन्हें पता चला कि वो ज़्यादा जल्दी आ गए हैं, वहाँ पे कोई भी नहीं था. One afternoon, I sat pondering my options over a glass of tea in Dachin's only cafe. Dachin के इकलौते कैफ़े में वो चाय पी रहे थे and that's when he decided कि यार मुझे क्या करना चाहिए. He was just thinking about it कि यार मुझे क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए. Then, after a little consideration, I concluded they were severely limited. Clearly, I hadn't made much progress with my self-help program on positive thinking. वो अपने आप को फाइंड करने आए थे, वो इंट्रोस्पेक्ट करने आए थे, वो लाइफ को अलग नज़रिए से देखने के लिए आए थे. And that's what he was doing. He realized that he was not doing much about his positive thinking thing. So he was realizing that, and in my defense, it hadn't been easy with all the sleeping difficulties, but however I looked at it, I could only wait.
अब फाइनली सारी चीज़ें वो जो देख रहे थे उनको ऐसा लग रहा था कि अभी बस वो इंतज़ार ही कर सकते हैं लोगों का कोरा स्टार्ट करने के लिए, अदरवाइज ही कैन नॉट डू एनीथिंग. The pilgrimage trail was well trodden, but I didn't fancy doing it alone. The Kora was seasonal because parts of the routes were liable to blockage by snow. I had no idea whether or not the snow had cleared, but I wasn't encouraged by the chunks of dirty ice that still clung on the banks of Darchin's brook. Since Sitan had left, I hadn't come across anyone in Darchin with enough English to answer even this most basic question. कोरा अकेले कर नहीं सकते थे, आगे पता नहीं था, कोरा एक सीजनल था तो पता नहीं था आगे स्नो है नहीं है. सिटैन जा चुके थे, कोई वहाँ पे उनकी इंग्लिश समझ नहीं रहा था, इसकी वजह से वो एक बेसिक क्वेश्चन भी लोगों से पूछ नहीं पा रहे थे कि भाइयों ये बता दो कि बाहर वहाँ रास्ता साफ है क्या, मैं जाके अपना काम कर लूँ क्या, वो ये भी नहीं कर पा रहे थे. एंड दैट वॉज द प्रॉब्लम. Until that age, I met Norbu और वो नॉर्बू से मिले. The cafe was small, dark and cavernous. Definitely cafe काफ़ी छोटा सा था, dark था, cavernous था, काफ़ी अजीब सा भी था. एकदम मतलब ऐसे छोटू सा था, just like a cave, you know. With a long metal stove that ran down in the middle, the walls and the ceilings were weathered in the sheets of multicolored plastic of the stripe variety brought blue, red and white. And वहाँ पे जो भी चीज़ें वो देख रहे थे वो उन्हें पता चल रहा था कि चाइना का प्लास्टिक कहाँ पे यूज़ हो रहा है. बट या ही वॉज जस्ट ऑब्जर्विंग थिंग्स बिकॉज उनके पास कुछ और था नहीं करने को. The cafe had a single window beside which I had taken up position so that I could see the pages of my notebook. वो एक विंडो के पास बैठे हुए थे ताकि वो अपनी नोटबुक को देख सके, क्योंकि ऑब्वियसली वहाँ पे वो लाइट वाइट वाले इश्यूज नहीं थे, तो जब तक नेचुरल लाइट आती थी तब तक ही वो सारी चीज़ें देख सकते थे. आई ऑल्सो ब्रॉट अ नॉवल विद मी टू हेल्प पास टाइम. उन्होंने सोचा टाइम पास करने के लिए वो नॉवल पढ़ लिया करेंगे. Norbu saw my book when he came in and asked with a gesture if he could sit opposite to me at the rickety table. तो नोरबू ने वो बुक देखी और उन्होंने पूछा यार मैं आपके पास में बैठ जाऊं. वो टेबल ऑलरेडी ऐसी थी कि अब जाएगी अब जाएगी अब जाएगी, बट उन्होंने बोला यू इंग्लिश. He inquired after he'd ordered tea. I told him I was, and we struck up a conversation. उनको कोई मिल गया conversate करने के लिए, and then उनको पता चला कि definitely वो भी काफ़ी अच्छी चीज़ें जानते हैं एंड डेफिनेटली वो उनके साथ कॉन्वर्सेट कर सकते हैं. उन्होंने ये बताया कि वो बीजिंग में अपने जो चाइनीज़ अकेडमी ऑफ सोशल साइंस है वहाँ पे काम करते हैं, और उन्होंने बताया कि ये उनका कुछ फील्ड वर्क था. Yes and no, he said. I have come to do the कोरा. बोला मैं भी कोरा करने आया हूँ. My heart jumped. एकदम से उन्हें लगा अरे यार भगवान जी कोई तो मिला कोई तो मिला. Norbu had been writing academic papers about Kailash Kora and its importance in various works of Buddhist literature for many years, he told me. But he had never actually done it himself. तो वो इस पे काम कर रहे थे और इसीलिए वो वहाँ पे उसे visit करने आए थे, because he thought that this was the correct time to visit it, right? When the time came for me to tell him what brought me to Dachin, his eyes lit up. We could be a team. तो बोला कि यार मुझे ऐसे ऐसे करना है, तो बोला यार हम लोग टीम में काम कर सकते हैं. Two academics who have escaped from the library. Perhaps my positive thinking strategy was working after all, and he thought everything was falling into the correct direction. My initial relief at meeting Norbu, who was also staying in the guest house, was tempered by the realization that he was almost as ill-equipped as I was for the pilgrimage. अब वो उनके साथ में रह रहे थे होटल में, and then they realized कि pilgrimage के लिए उनके पास एकदम correct equipments ही नहीं है. How are they even going to do the pilgrimage, क्योंकि उनके पास वो ill-equipped थे दोनों के दोनों. He kept telling me how fat he was and how hard it was going to be. बोला मैं कितना मोटा हूँ, मेरे लिए कितना मुश्किल होगा ऊपर चढ़ना. Very high up, he kept reminding me, so tiresome to walk. बोला बड़ा थक जाऊंगा मैं तो ऊपर पहुँचते पहुँचते. He wasn't really practicing Buddhist, it transpired, but he had enthusiasm and he was of course Tibetan. So basically वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से बहुत मन से कोरा वहाँ करने आए थे, and he was like I am going to do it anyway. Although I'd originally envisaged making the trek in the company of devout believers, on reflection I decided that perhaps Norbu would turn out to be the ideal companion. उन्होंने सोचा कि नोरबू से अच्छा companion कौन मिलेगा.
He suggested we hire some yaks to carry our luggage, which I interpreted as a good sign. उन्होंने बोला हम कुछ याक्स कर लेते हैं ताकि हमारे लगेज को कोई ले जा सके. And he had no intention of prostrating himself all around the mountain. बोला not possible. He cried. बोला मैं टेबल वो कोलैप्स होते हुए हंसते हंसते बोलते हैं. बोला my tummy is too big. It's not possible for me to go and climb up there. And इसी तरीके से हंसते हंसते ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है. सो दैट वॉज द सिल्क रोड चैप्टर गाइज. आई होप ये चैप्टर मैंने आपके लिए ईजी कर दिया हो. एटलीस्ट आई ट्राइड माई बेस्ट. अगर आपको डाउट्स हो आप मुझे स्पेशल क्लास पे आके पूछ सकते हो. मेरे प्रोफाइल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. बाय द वे अगर आपको स्लाइड ब्लर लग रहा हो तो लेट मी जस्ट टेल यू द स्लाइड इज़ नॉट ब्लर. इंटरनेट इशू हो सकता है, नहीं तो आप एक बार रेजोल्यूशन चेक करके सही कर लेना प्लीज़. इट्स नॉट ब्लर बिकॉज आई कैन सी इट क्लियरली. सो बेसिकली इट कैन बी बिकॉज ऑफ द इंटरनेट बिकॉज आई गेट दैट कंप्लेन रियली ऑफन. सो या सो दैट्स इट गाइज. ये था मेरा चैप्टर. जैसे कि मैंने आपको बताया आई हैव बिन वर्किंग ऑन लॉट ऑफ क्वेश्चंस दीज डेज and I've prepared a good question bank for you. So if you want, you can join me there on Plus using the code SDC Live or SDC18 to get a 10% discount to actually enjoy those questions with me. You can literally stand between 90 to 100 marks if you actually join me on Plus. So thank you so much for being there. Please give a like to this video and subscribe to the channel because that would mean the world to us. And I'll see you guys later. Bye bye. Take care. Bye.